केकेआर का सीजन रिव्यू करते हैं, क्योंकि मैंने एक दिन एक्स्ट्रा टाइम लिया सोचने के लिए कि केकेआर इधर से क्या बेटर कर सकता है। एंड डीप इनसाइड मुझे एक ऐसा फीलिंग है कि केकेआर का शायद और एक सीजन खराब जाएगा। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये साल क्या गलत हुआ है और अगले साल ये लोग क्या सही कर सकते हैं, और कोशिश करने के बाद भी क्या हर कुछ सही कर सकते हैं, इस पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर आप समझने की कोशिश करोगे जो जो बैट्समैन आपको लगता है कि केकेआर के लिए सीजन अच्छा किया है, क्या उन्होंने सही में अच्छा किया, इस पे क्वेश्चन मार्क है। अपने अंदर ये सवाल रखो, जो जो बैट्समैन ने केकेआर के लिए ये सीजन अच्छा किया, क्या वो सही में अच्छा किया, ये क्वेश्चन रखो। अब मैंने ये चीज पहले भी कहा कि 2024 में जो केकेआर का टीम था उसमें से 3 बहुत बड़ा वैकेंसी क्रिएट हुआ था, और उन्होंने 2026 की मिनी ऑक्शन पे उसको एड्रेस करने की कोशिश किया। जैसे कि फिल सॉल्ट का एक रिप्लेसमेंट लेकर आया फिन एलन, फिर एक डेथ बॉलर स्टार की जगह इन्होंने पथराना को ढूंढ लिया, और इन्होंने मिडिल पे कैमरन ग्रीन को लेकर आया जो बॉलिंग भी करके दे सकता है। लेकिन प्रॉब्लम शायद फिल सॉल्ट, श्रेया स्टार का नहीं था। ये चीज मैंने मुंबई के लिए भी कहा, ये चीज मैंने सीएसके के लिए भी कहा, ये चीज मैं केकेआर के लिए कह रहा हूं कि एमएस धोनी, कायरन पोलार्ड और एंडी रसल का रिप्लेसमेंट ढूंढना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस कि क्यों एमआई और केकेआर स्ट्रगल कर रहा है वो है एमआई के पास पोलार्ड नहीं है, केकेआर के पास रसल नहीं है। रसल क्या कर सकता है? रसल आके कोई भी इम्पॉसिबल टारगेट को चेस करके दे सकता है, और रसल आपको डेथ पे 2 से 3 ओवर डाल के दे सकते हैं। रसल के स्लोअर यॉर्कर्स, वाइड यॉर्कर्स बहुत अच्छा था, बहुत ही अंडररेटेड डेथ बॉलर था रसल केकेआर के लिए। ठीक है, अब ये चीज जो मैंने आपको पूछा है कि जो जो बैट्समैन केकेआर के लिए अच्छा किया है, क्या वो सच में अच्छा किया है? एक फिन एलन जिनका स्ट्राइक रेट 200 के ऊपर से इस सीजन, उसको छोड़ के केकेआर के पूरे बैटिंग लाइनअप पे एक बैट्समैन नहीं है जिसका स्ट्राइक रेट 150 टच किया। एक फिन एलन को छोड़ के पूरे स्क्वाड में जितने भी बैट्समैन ने खेला है, एक का भी स्ट्राइक रेट 150 टच नहीं किया। ये कितना टेरिबल बैटिंग परफॉर्मेंस था केकेआर से, वो समझना आपको बहुत जरूरी है। मैं स्टार्ट करता हूं पावर प्ले बैटिंग से। पावर प्ले में अगर आप फिन एलन को साइड में रखो, और 2 बैट्समैन जो पावर प्ले में बैटिंग किए वो है अजिंक्य रहाणे और रघुवंशी, और सिर्फ पावर प्ले की स्ट्राइक रेट सुनो इनका। रहाणे का पावर प्ले स्ट्राइक रेट रहा है सीजन 127.5, और रघुवंशी का पावर प्ले स्ट्राइक रेट था रहाणे से भी कम, 126। आज के दिन जहां पे पावर प्ले एक डिसाइडिंग फैक्टर है कि गेम कहां पे जाएगा, उधर आपके टॉप के 2 बैट्समैन अगर 120-25 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं, एक क्राइम है, क्राइम। और फिन एलन वैभव सूर्यवंशी नहीं है कि उसका कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छा है, 14 मैच पे 10 मैच पे अच्छा करता है, 4 मैच पे आउट हो जाता है, ऐसा नहीं है। फिन एलन का कंसिस्टेंसी भी खराब रहा है। तो आप एक बार सोच के देखो, जिस जिस मैच पे फिन एलन जल्दी आउट हो गया, उस दिन रहाणे और रघुवंशी ने पावर प्ले में कैसा बैटिंग किया होगा जिस दिन फिन एलन जल्दी आउट हो गया। मैच उधर ही खत्म था उनके लिए। तो फर्स्ट प्रॉब्लम और फर्स्ट सोल्यूशन तो यही है कि रहाणे और रघुवंशी एक साथ प्लेइंग 12 में रह नहीं सकते। मतलब इनमें से कोई एक को आपको बाहर करना ही पड़ेगा। ये दोनों एक साथ बैटिंग करना अलाउ नहीं हो सकते 2026 में, 2027 में T20 क्रिकेट में। और जो बैट्समैन बाहर होना चाहिए वो है अजिंक्य रहाणे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम, टॉप ऑर्डर में 2 बैट्समैन इतना स्लो है पावर प्ले में कि हो ही नहीं सकता। हालांकि रघुवंशी में उतना खास किया नहीं है, ठीक है, मैं आगे जाके इस पे भी बात करता हूं। मैंने शायद मिडिल सीजन में भी बोला था, जब एक कंट्रोवर्सी आकाश चोपड़ा ने क्रिएट किया था कि शुभमन गिल अच्छा कर रहा है लेकिन रघुवंशी को अपना स्ट्राइक रेट हाई करना पड़ेगा, जिससे बहुत लोग ऑफेंड हो गए। तो मैंने स्टैट्स के साथ कहा था क्यों आकाश चोपड़ा शायद उस बात पे एटलीस्ट सही थे। ठीक है, तो एक ओपनर आपको चाहिए, एक ओपनर आपको ढूंढना पड़ेगा, वो भी इंडियन ओपनर, वो भी इंडियन ओपनर। अगर कोई सोच रहा है कि फिन एलन और सुनील नरेन ओपनिंग कर सकता है, डिस्ट्रक्टिव ओपनिंग, आप फिर से गलत हो। मैं आपको समझाता हूं क्यों। फिन एलन का कंसिस्टेंसी पुअर, नरेन का कंसिस्टेंसी वेरी पुअर, वेरी पुअर। 2 ऐसे बैट्समैन अगर ओपनिंग करने आता है, फिन एलन और सुनील नरेन, चल गया तो बहुत अच्छा है। 1 मैच चल गया, 2 मैच चल गया, बहुत अच्छा, वो मैच आप जीत जाओगे। जैसा कंसिस्टेंसी है शायद 60-70% वो दोनों एक साथ नहीं चलेंगे। उसका मतलब है पावर प्ले में 2 विकेट कंफर्म। इसका मतलब है फिर से रघुवंशी और मिडिल ऑर्डर पावर प्ले में बैटिंग करने आ जाएगा, फिर से आप स्लो ही हो जाओगे।
अगर आप कोई बड़े टीम, सक्सेसफुल टीम के साथ कंपेयर करोगे, सुनील नरीन और फिन एलन, जो आप सोच रहे हो कि अगले साल ये दोनों से ओपनिंग करवा लेते हैं, डिस्ट्रक्टिव, हम तो जीत ही जाएंगे, ट्रॉफी उठा लेंगे, आप सोच के देखो। यही सीजन से एग्जांपल लेते हैं, 2026 के सीजन से, आरसीबी की ओपनिंग पेयर जब फिल्सर और विराट कोहली था, कंसिस्टेंसी इज ग्रेट। विराट कोहली एक ओपनर जो 170 के ऊपर के स्ट्राइकर से बैटिंग किया और ऑलमोस्ट हर मैच 6 ओवर तक खेल के गए। एक बैट्समैन का कंसिस्टेंसी ग्रेट। वेंकटेश अय्यर आया, उसका भी कंसिस्टेंसी ग्रेट था, ठीक है। आप जीटी उठा लो जो रनर अप था, साई और गिल का कंसिस्टेंसी ब्यूटीफुल, आउटस्टैंडिंग, है ना। 2024 का केकेआर उठा लो, उसमें भी फिल सॉल्ट और सुनील नरीन बहुत कंसिस्टेंट थे। आप दो ओपनर तो चुन लोगे, सोचिए कि बहुत डिस्ट्रक्टिव है, अंधाधुन बैटिंग करेगा, लेकिन अगर उनका एवरेज खराब है, स्ट्राइकर 200 और एवरेज है 16 का 17 का, मतलब एक मैच में चलता है, फिर 3 मैच में नहीं चलता, फिर एक मैच में चलता है, फिर 4 मैच में नहीं चलता, ऐसे इनकंसिस्टेंट दोनों ही बैट्समैन अगर ऐसा इनकंसिस्टेंट है, आप उन दोनों से ओपनिंग नहीं करवा सकते। उसका मतलब है पावर प्ले में 2 विकेट गिरना लिखा हुआ है आपका, ठीक है। तो फिन एलन और सुनील नरीन अगर कोई सोच के खुश हो रहा है, ये आपका कभी भी ओपनिंग कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता आगे जाके भी। एक तो कंसिस्टेंट बैट्समैन चाहिए ओपनिंग पेयर में। जो भी टीम हिस्ट्री पे अच्छा करता है उनका उठा के देख लो आप, एक ओपनिंग बैट्समैन अच्छा करना जरूरी है। इस बार भी राजस्थान तब अच्छा किया जब वैभव का कंसिस्टेंसी देख लो ना, उसका एवरेज देख लो, वो जो ऑलमोस्ट 800 रन मारा है, उसका एवरेज जाकर एक बार चेक करो क्या कंसिस्टेंट था वो। ना ही फिनलैंड उतना कंसिस्टेंट है, ना ही नरीन उतना कंसिस्टेंट है। तो आपको एक इंडियन ओपनिंग बैट्समैन चाहिए जो एटलीस्ट कंसिस्टेंट हो, ठीक है। फर्स्ट। सेकेंड प्रॉब्लम क्या रहा है, आप बहुत लोगों को लग सकता है कि रिंकू सिंह का एक बेहतरीन सीजन गया, और मैं मानता हूं 2-3 मैच लो स्कोरिंग मैच में रिंकू ने बेहतरीन तरीके से केकेआर को 4-5 पॉइंट दिलाए, नो डाउट इन दैट। घुमा फिरा के रिंकू सिंह का स्ट्राइक रेट रहा है 148 इस सीजन, 148, और मैं एवरेज की तरफ जा भी नहीं रहा हूं। रिंकू ने मोस्टली सीजन में नंबर 5 या नंबर 6 पे बैटिंग किया, जो एक फिनिशर का रोल प्ले करता है। अब केकेआर के बाकी बैट्समैन के साथ कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा रिंकू ने तो सही काम किया है, लेकिन आपका कंपैरिजन होना चाहिए इस टूर्नामेंट की बेस्ट फिनिशर से। और मैं रिंकू सिंह को बाकी टीम की फिनिशर के साथ कंपेयर करके आपको समझाता हूं कि प्रॉब्लम कहां पे लाई करता है। डोनोवन फेरेरा आरआर की फिनिशर, उनका स्ट्राइक रेट रहा है 179। टीम डेविड 188 का स्ट्राइक रेट, नीतीश कुमार रेड्डी 171 का स्ट्राइक रेट, मार्कस स्टोइनिस 180 का स्ट्राइक रेट, आशुतोष शर्मा 181 का स्ट्राइक रेट। इनफैक्ट शिवम दुबे जिसका सीजन बहुत ही घटिया गया, उसका भी 150 के ऊपर का स्ट्राइक रेट। एक न्यू कमर एसएच में आया है सलील अरोरा, उसका भी 159 का स्ट्राइक रेट। इनफैक्ट कुणाल पांड्या जो एक एंकर का रोल प्ले करता है टफ पिचेस पे, उसका भी स्ट्राइक रेट 145, जो रिंकू के आसपास है। और रिंकू फिनिशर का रोल प्ले कर रहा था, फिनिशर का रोल। आप समझे 2026 चल रहा है, 2026 चल रहा है जहां पे एक टीम में थोड़ा एग्जांपल का समझने की कोशिश करते, आरसीबी से एबी डिविलियर्स चला गया और एक प्लेयर जिसको आप कभी रिप्लेस कर नहीं सकते हो, तो आरसीबी ने क्या सोल्यूशन ढूंढा? क्या आरसीबी ने सोचा कि नहीं एबीडी को कौन रिप्लेस कर सकता है? आरसीबी ने इस हिसाब से नहीं सोचा। आरसीबी ने सोचा चलो एबी डिविलियर्स चला गया, उसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे, हर इंडिविजुअल प्लेयर्स नंबर 1 से लेकर नंबर 7 तक सब अपना स्ट्राइक रेट इंडिविजुअली बढ़ा लेते। ये जो बर्डन है वो एक प्लेयर पे नहीं डाल के सब अपने आप पे डिस्ट्रीब्यूट कर लेते। तो क्या हुआ, फिल सॉल्ट हायर स्ट्राइक से पहले से बैटिंग कर रहा था, अभी बैटिंग कर रहा है। विराट कोहली का स्ट्राइक रेट सीधा कैरियर स्ट्राइक रेट जो 135 136 के आसपास था, सीधा पिछले 2 सीजन से 160 170 चल रहा है। देवदत्त पडिक्कल जो 120 के स्ट्राइकर से बैटिंग कर रहा था, पिछले सीजन 150 के स्ट्राइकर से बैटिंग करके गया, ये सीजन ऑलमोस्ट 180 के स्ट्राइकर से बैटिंग करके गया। रजत पाटीदार 190 के स्ट्राइकर से बैटिंग कर रहे, टीम डेविड 190 के स्ट्राइकर से बैटिंग करे, जितेश ने भी पिछले सीजन करके दिखाया, रोमरे शेफर्ड भी पिछले सीजन करके दिखाया। मतलब 6 से 7 बैट्समैन मिलके अपना इंडिविजुअल स्ट्राइक रेट को 20-25 ऊपर लेके चला गया। तो आपने कभी एबी डिविलियर्स को मिस किया ही नहीं है। ऐसा नहीं हो ना कि विराट कोहली 120 पे खेल रहा है, पाडिक्कल 130 के स्ट्राइकर से बैटिंग कर रहा है, तो फिर होता कि नहीं, पूरा का पूरा प्रेशर टीम डेविड पे आ जाता कि तू 200 के स्ट्राइकर से बैटिंग करके दिखा। अब सेम कंपैरिजन अगर केकेआर पे अप्लाई करोगे, एक फिनलैंड को छोड़ दो, रहाणे 126 शायद के ओवरऑल स्ट्राइक रेट 135 के आसपास, रघुवंशी 140 के आसपास, कैमरन ग्रीन 140 के आसपास, रोमन पॉल 140 के आसपास। उसके बाद जो आपका फिनिशर है रिंकू सिंह, वो भी अगर 180 100 टच ना करके 150 के नीचे बैठा है,
तो आप कहां से अच्छा करोगे, मुझे ये चीज आप बताओ। 2026 में एक ऐसा बैट्समैन नहीं है केकेआर के पास जो 150 के स्ट्राइकर से बैटिंग करके दे सके उनको। आपको लग रहा होगा रिंकू ने बहुत अच्छा किया, लेकिन सवाल पूछो बाकी टीम की फिनिशर को, देखो कहां से अच्छा किया। और फिर सवाल वहीं पे जाता है, क्या रसेल को कोई रिप्लेस कर पाए? नहीं कर पाए। रसेल के जाने से चाहिए था कि हर बैट्समैन अपना इंडिविजुअल स्ट्राइक रेट बढ़ा ले, जो आरसीबी ने किया है। उनका और कम हो गया है, और एक चीज में तो और हेल्प किया रमनदीप सिंह, जो बैटिंग कर ही नहीं रहा है, जीरो बैटिंग। तो केकेआर कहां से अच्छा करेगा? इनके जो बैट्समैन आपको लगता है रन बनाया है 300 350, वो भी ठीक से काम नहीं किया। अगर आप बेस्ट टीम से कंपेयर करोगे, आप अगर आप 2026 की T20 टेम्पलेट से कंपेयर करोगे, केकेआर के हर बैट्समैन ने लेट डाउन किया है। अब केकेआर को सबसे बड़ा सेटबैक तब मिला जब सीजन से पहले हर्षित राणा इंजर्ड हो गया। एक मिडिल ओवर बॉलर, एक डेथ बॉलर जो लो ऑर्डर पे आके 2-3 छक्का भी मार सकता है, वो इंजर्ड। एक न्यू बॉल बॉलर, एक मिडिल ओवर बॉलर, एक डेथ बॉलर मुस्तफिजुर भी चला गया। आईपीएल के पिछले 3-4 साल में वन ऑफ द बेस्ट डेथ बॉलर पाचराना भी चला गया। आपके हर बॉलर चला गया, ऊपर से एक न्यू बॉल बॉलर आकाशदीप भी चला गया। तो इसका मतलब क्या है? उनके बैटिंग यूनिट को ज्यादा क्लिक करना चाहिए था, जो वो करता है रेगुलरली उससे बेटर करके अपने इनएक्सपीरियंस बॉलर को एक एक्स्ट्रा कुशन देने की कोशिश करते। उन्होंने क्या किया? और काम खराब किया। इनएक्सपीरियंस बॉलर को कुशन तो छोड़ दो, ये लोग अपने एवरेज से भी खराब करके दिखाया बैटिंग लाइन अपने। ये पूरा बैटिंग यूनिट का फॉल्ट है कि केकेआर इस सीजन खराब किया है। ना ही रसेल को रिप्लेस कर पाया, ना ही रसेल के काम को किसी ने आसान करके दिखाया कि नहीं मैं भी 160 के स्ट्राइकर से खेलता हूं, कैमरन गिल नहीं, मैं रोमन पालू मैं भी 160 के स्ट्राइकर से खेलता हूं, मैं रिंकू सिंह मैं भी 170 के स्ट्राइकर से खेलता हूं, मैं रमनदीप मैं भी 170 के स्ट्राइकर से खेलता हूं, कि एटलीस्ट काम आसान हो जाए। सिर्फ ब्लेम रहाणे पे करना, रघुवंशी पे करना कि ये लोग स्लो है, पावर प्ले स्लो खेलते हैं, आसान है। आसान है। आपके मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर ने क्या किया? मैंने बाकी टीम के बेस्ट फिनिशर, इन एक्सपीरियंस फिनिशर के साथ कंपेयर करके दिखाया हूं कि कहां पे बिलोंग करते हो आज के दिन केकेआर का जो सेकंड काम है एक इंडियन ओपनर ढूंढना है, सेकंड काम है एक इंडियन पावर हिटर ढूंढना पड़ेगा। चाहे वो क्या नाम है, हेमंत रेड्डी हो, जो आंध्रा के लिए अच्छा कर रहा है, इस बार स्मैट पे मुझे देखना वो क्या करता है। टाइम है आपके पास 6 महीना, ठीक है। शायद नगेंद्र लाल करके वेस्ट बंगाल का एक पावर हिटर है, कम ही खेला है वेस्ट बंगाल, उस पर देख नजर रखना पड़ेगा। फिर कोई अगर आपको मिल रहा है बाहर से भी ओवरसीज, क्योंकि ओवरसीज पे शायद आप जा नहीं सकते, उस पर जाके आगे बात करूंगा मैं, ठीक है। लेकिन केकेआर को नंबर 5 या नंबर 6 के लिए एक इंडियन पावर हिटर चाहिए। फिर भी शायद उनका प्रॉब्लम सॉल्व ना हो। जो मैं कह रहा था कि केकेआर का प्रॉब्लम अगर आप सोच के देखोगे, मैंने एक दिन टाइम लिया सोचने के लिए, पता नहीं मैं फालतू का सोचा कि क्या है सोचा, लेकिन मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम बहुत ही डीप है। अगर मान लेते कि केकेआर एक इंडियन पावर हिटर ढूंढ लेते, फॉर एग्जांपल अमन राव जो अभी शायद आरआर के पास है, मान लेते आरआर ने छोड़ दिया और अमन राव को केकेआर ने खरीद लिया, है ना, और तेजस्वी दहिया ने रमनदीप को रिप्लेस कर दिया, तो आपके नंबर 5, 6, 7 पे कौन हो गया, 8 पे कौन हो गया? अमन राव, फॉर एग्जांपल बता रहा हूं हाइपोथेटिकली, अमन राव नंबर 5 पे, 6 पे रिंकू सिंह, 7 पे तेजस्वी दहिया, 8 पे अनुकूल रॉय। ये 4 बैट्समैन, मुझे बताओ 4 में क्या वो आपको वो एक्सपीरियंस नजर आता है? बिल्कुल नहीं। क्या इनकंसिस्टेंसी का एक प्रॉब्लम आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल। जो के एससीएस के साथ ये सीजन हुआ है, सीएस के साथ एग्जैक्टली ही प्रॉब्लम हुआ है ये सीजन। तो केकेआर क्या 2027 में 4 ऐसे इनएक्सपीरियंस्ड, मैं रिंकू को इनएक्सपीरियंस में काउंट कर रहा हूं पिछला 3-4 सीजन देख के, इंडिया के लिए भी और आईपीएल में भी, ठीक है। तो क्या केकेआर 2027 में ऐसे 4 बैट्समैन के साथ जाएगा लोअर मिडिल ऑर्डर पे, अमन राव, रिंकू, तेजस्वी, अनुकूल? क्या गारंटी है चारों एक साथ क्लिक करेगा? क्या गारंटी चारों अच्छा खेल के वो रसेल का जो ये वैकेंसी है वो फिल कर देगा? डाउटफुल। तो केकेआर क्या कभी भी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा? एटलीस्ट मिनी ऑक्शन पे आई डाउट। थोड़ा और आगे बात करते, ठीक है। अगर एक कैप्टन के हाथ इतना बंधा हुआ है कि उसके बेस्ट 4 पेसर चला गया, ठीक है, उनके बैट्समैन उनको बिल्कुल हेल्प नहीं कर रहे। मैं मानता हूं रहाणे बहुत खराब बैट्समैन है, ये मैंने मान लिया, एक रहाणे खराब बैट्समैन है, बाकी बैट्समैन कोई खराब नहीं था ना, रहाणे बहुत खराब बैट्समैन है, ठीक है। अब एक कैप्टन आया, किसको बॉलिंग देगा न्यू बॉल से? इस टीम का इस सीजन का सबसे एक्सपीरियंस न्यू बॉल बॉलर केकेआर का वैभव अरोरा, बॉल दिया, पावर प्ले 2 ओवर पे 40 रन खा रहा है। एक कैप्टन किसके पास जाएगा यार? ना बैटिंग पे कोई क्लिक कर रहा है
है ना, इतने बड़े बड़े जहां पे 240 250 बन रहे हैं, हर टीम की फिनिशर मार रहे हैं, 170 80 के स्ट्राइकर्स, उधर केकेआर के मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर, ओपनर सब 140 130 पे अटका हुआ है। ऊपर से बॉलिंग पूरा खाली इंजर्ड हो चुका है। एक बचा है एक्सपीरियंस्ड बॉलर पेसर वैभव अरोरा, वो आके पहले 2 पे 40 खा रहे पावर प्ले में। एक कैप्टन जाए तो कहा जाए, मुझे ये बताओ ना आप। उसके बाद भी केकेआर ने जिस हिसाब से सेकंड हाफ में फाइट दिया है, जिस हिसाब से रहाणे ने सेकंड हाफ में केकेआर को लीड किया है, बड़े बड़े टीम को हराया है, थोड़ा सा क्रेडिट बनता है। और रहाणे ने इतना खराब कैप्टनसी किया नहीं, उतना खराब कैप्टनसी रहाणे ने किया नहीं। एक कैप्टन, आप सोच नहीं सकते आईपीएल कितना बड़ा प्रेशर, बड़े बड़े कैप्टन कितना गलत गलत डिसीजन लेता है। आप जाके इस सीजन में उठा के देख लो ना, क्या क्या हुआ है। श्रेयस अय्यर इतना खराब क्यों हुआ है? क्योंकि इनके बॉलर्स काम ही नहीं कर रहे थे, काम ही नहीं करता। आप सोच के देखो, श्रेयस अय्यर की जगह अगर पंजाब का कैप्टन रहाणे होता, क्या हाल होता रहाणे का आज के दिन। मैं मानता हूं रहाणे दे बैट्समैन की जगह नहीं बनता है, लेकिन कैप्टन से अगले साल कौन करेगा? नेक्स्ट बिग क्वेश्चन, एक ओपनर चाहिए इंडियन ओपनर, एक मिडिल ऑर्डर पावर हिटर चाहिए इंडियन पावर हिटर। अगला प्रॉब्लम, नेक्स्ट कैप्टन कौन? इस पूरे स्क्वाड में 2 ही प्लेयर है जिनका गेम अवेयरनेस सॉलिड है, जो कैप्टन मटेरियल है, एक रहाणे, एक मनीष पांडे। रहाणे को आप खराब कैप्टन शायद उनके बैटिंग की वजह से कह रहे हो आप, कि टी20 क्रिकेट बहुत आगे चल चुका है, रहाणे उस हिसाब से फॉलो नहीं कर पा रहा। जितना मैंने रहाणे को मुंबई के लिए कैप्टनसी करते हुए देखा है, जितना मैंने रहाणे को इंडिया के लिए कैप्टनसी करता है, बहुत ही डिसेंट कैप्टन है, बहुत ही अच्छा कैप्टन है। मनीष पांडे बहुत अच्छा कैप्टन है, लेकिन अगर आप मनीष पांडे के पास जाओगे कैप्टनसी लेके 2027 में, वो भी एक स्टेप पीछे लेना होता है। आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, आप पीछे बढ़ रहे हो। फिर कैप्टन कौन? रिंकू सिंह इज नॉट एन ऑप्शन। मैं आपको एक चीज क्लियर करके दे रहा हूं, रिंकू सिंह कैप्टन मटेरियल बिल्कुल नहीं है, ना बॉडी लैंग्वेज से, ना गेम अवेयरनेस से, ना कम्युनिकेशन स्किल से। नथिंग अगेंस्ट हिम, लेकिन रिंकू सिंह एक कैप्टन मटेरियल नहीं है। तो फिर इस स्क्वाड में तो कोई कैप्टन है ही नहीं। एक आप रिस्क उठा सकते हो कि रघुवंशी को कैप्टन बना देते, उसमें टैलेंट है, यंग है, शायद आगे जाके अपने टीम का फेस बनेगा। क्या इससे उसका गेम पे, बैटिंग पे इंपैक्ट आ सकता है? बिल्कुल, चांसेस तो है। क्या वो रिस्क लोगे? एक क्वेश्चन मार्क है। केकेआर के लिए कुछ भी आसान नहीं जा रहा इधर से। ठीक है, चलो अब मैंने रहाणे को निकाल दिया टीम से, है ना। मनीष पांडे कैप्टन तो नहीं बन सकता इस उम्र में, इस एज पे। आप नहीं चाहते हो कि फिर 1 साल के लिए किसी एक को कैप्टन बना दे, फिर आप पीछे की तरफ ही जा रहे हो। ठीक है, कर्नाटका टीम से निकाल दिया गया है मनीष पांडे को पिछले साल डोमेस्टिक से। ठीक है, मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ। रिंकू, आपका जो वाइस कैप्टन है वो भी ऑप्शन नहीं। फिर रघुवंशी के पास जाते हो। अगर आपको लगता है कि रघुवंशी 10 टीम के साथ कैप्टनसी में कंपीट करके ट्रॉफी उठा लेगा, वेरी गुड, अगर आपको लगता है। बाकी ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस तो आप सोचोगे ना, हार्दिक पांड्या। क्या आप हार्दिक पांड्या को ले पाओगे? हार्दिक पांड्या के आने से 3 प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। एक, आपको मिडल पे बॉलिंग कर सकता है, शुरू में भी बॉलिंग कर सकता है ना। आपका एक इंडियन पावर हिटर, जो मैं कह रहा था, एक एक्सपीरियंस्ड इंडियन पावर हिटर मिल जाएगा। जो मैंने एक अमन राव का एग्जांपल लेकर आपको समझाया कि अमन राव, रिंकू, तेजस्वी और अनुकूल अगर एक साथ 4 लोअर मिडल ऑर्डर ऐसा है, तो फिर आपका हारने के चांसेस बहुत है। तो उसमें एक एक्सपीरियंस्ड प्लेयर भी आपको आ गया हार्दिक में, एक बॉलर भी आ गया और कैप्टन भी मिल गया। तो हार्दिक मिलेगा कैसे? अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ पाथरना को रिलीज कर देने से 18 करोड़ और कुछ प्लेयर जो 2-1 करोड़ के प्लेयर है उनको रिलीज कर देंगे, 22-25 करोड़ फ्री हो जाएगा और हार्दिक को ले लेंगे। हार्दिक तो आ ही जाएगा 20 करोड़ के अंदर। बहुत सही सोच रहे हो, लेकिन आपने पाथरना को जाने दिया। उसका मतलब है आपको एक क्वालिटी डेथ बॉलिंग पे भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वो बॉलर कितने में मिलेगा आपको और कौन मिलेगा? पाथरना को जाने देने का मतलब है आपको पास इतना बजट, हार्दिक को लेके उतना बजट बचेगा नहीं कि आपको ये डेथ बॉलर पे इन्वेस्ट कर पाओ फिर से। अगर हार्दिक को लाना है ना, केकेआर को 2 बड़े प्लेयर छोड़ना पड़ेगा। 2 बड़े प्लेयर, कैमरन ग्रीन और पाथरना, दोनों को छोड़ना पड़ेगा। फिर आपके पास जो बजट बचेगा 43 करोड़, और आपने 3-4 प्लेयर छोड़ दिया, मान लेते 45 करोड़ आपने खाली कर लिया। 45 करोड़ खाली करके एक हार्दिक ले लेते, मान लेते 20 करोड़ में हार्दिक मिल गया फॉर एग्जांपल, और 25 करोड़ हाथ में है आपके पास। 25 करोड़ में आपको देखना है कि पाथरना क्या कम प्राइस में मुझे मिल जा रहा है, तो आप ले लोगे। उसके साथ भी आप कोई बैकअप के ऑप्शंस ढूंढ लोगे। ठीक है, मैं आपको सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहा हूं, सिर्फ पाथरना को रिलीज करके आप हार्दिक पांड्या को लेके तो आओगे, फिर आपका डेथ बॉलिंग फिर से 0 हो जाएगा। आप क्वालिटी डेथ बॉलर पे इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे।
तो आपको हार्दिक को लेने के लिए पाथरना और ग्रीन दोनों को छोड़ना पड़ेगा। फिर आप हार्दिक को लोगे, उसके बाद कोशिश करोगे कि पाथरना कम प्राइस में मिल जाए, नहीं मिला तो उस पैसे में आपको एनफ पैसा होगा कि आप डोमेस्टिक या फिर और कोई बेस प्राइस में एक अच्छा डेथ बॉलर पे इन्वेस्ट कर पाओ। तो क्वेश्चन यही है, हार्दिक को लेने के लिए दो सबसे बिगेस्ट परचेस पिछले सीजन का, ग्रीन और पाथरना। क्या वेंकी मैसूर पे दम है ये एक्सेप्ट करने का कि हमने पिछले सीजन एक खराब डिसीजन लिया है? एक एम्बेरसिंग चीज है कि एक ही सीजन में हमने 26 करोड़ 23 करोड़ 25 करोड़ जो भी था कैमरन ग्रीन का प्राइस, वो लेके अगले सीजन हम छोड़ दे रहे हैं। ये भी एक एम्बेरसिंग सिचुएशन ही होता है। क्या वो रिस्क केकेआर लेगा कि ट्रस्ट दिखाएगा? उस पर भी एक क्वेश्चन मार्क है। तो हार्दिक को ऐसा लेना भी इतना भी आसान नहीं है कि हार्दिक को ले लिया, इस पर भी एक क्वेश्चन मार्क है कि क्या केकेआर रेडी है कैमरन ग्रीन और पाथरना को एक साथ रिलीज करके हार्दिक को लाके फिर कोशिश करे कि वो दोनों में से कोई एक मिल जाए। ह्यूज क्वेश्चन। अगर हार्दिक भी नहीं, हमने कैमरन ग्रीन को रख लिया, हमने पाथरना को रख लिया, हम सोच रहे हैं कि मार्करम को लेके आ जाए। और मार्करम को लेके आना थोड़ा सा आसान हो सकता है क्योंकि मार्करम एक डिसेंट T20 कैप्टन, एक अच्छा कैप्टन है, टीम प्लेयर है ना, और शांत रहता है, अच्छा है। अब मार्करम को लेके आना पॉसिबल इसलिए थोड़ा आसान है क्योंकि जॉश इंग्लिश और मिचेल मार्श ओपनिंग करेगा एलएसजी के लिए, है ना। और इस ए सीजन आपको समझना पड़ेगा, ए सीजन एलएसजी के लिए कोई फॉरेन बॉलर्स खेला नहीं, कोई भी ओवरसीज बॉलर था नहीं, लेकिन अगला सीजन एक ओवरसीज बॉलर आएगा। तो अगर मान लेते हैं मिचेल मार्श, जॉश इंग्लिश, निकोलस पुरन और एक ओवरसीज बॉलर खेलेगा, तो मार्करम ऑटोमेटिकली बेंच करेगा। और मार्करम नंबर 5 पे भी ऐसे भी खेल रहा था, 5 उसके लिए अच्छा फिगर, अच्छा नंबर नहीं है। तो अगर आप उसको कैप्टनसी का ग्रेड दोगे तो शायद आपको मार्करम मिल जाएगा और मार्करम ओपनिंग कर सकता है। मार्करम, जो मैं कह रहा था, एक कंसिस्टेंट ओपनर बैट्समैन चाहिए जो पावर प्ले खेल सकता है, वो भी बैट्समैन आपको मार्करम पे मिल जाएगा। मार्करम और फिनलैंड ओपनिंग कर सकते हैं, व्हिच लुक्स डिसेंट टू मी, एक कैप्टन भी मिल गया। लेकिन मार्करम आने से जो और एक सवाल राइज होता है, फिर पाथरना को बाहर करना पड़ेगा यार। फिन एलन, मार्करम आपके 2 ओवरसीज प्लेयर, कैमरन ग्रीन 3रा ओवरसीज प्लेयर, सुनील नारायण 4था ओवरसीज प्लेयर, मतलब पाथरना को जाना देना पड़ेगा। और पाथरना का 18 करोड़ का चला गया, फिर आप इंडियन डोमेस्टिक एक डेथ बॉलर पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये मुझे ज्यादा स्मार्ट इसलिए लग रहा है क्योंकि पाथरना है ना, जो पाथरना का मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, क्योंकि अच्छा बॉलर है, डेथ में पिछले 3-4 सीजन का बेस्ट बॉलर रहा है पाथरना। लेकिन आप अगर देखोगे जो एक इरिटेटिंग चीज है उसमें वही इंजरी। कोई भी टूर्नामेंट, चाहे वो वर्ल्ड कप उठा लो, ओडीआई वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, एशिया कप, जो भी लंबा टूर्नामेंट होता है, पाथरना कभी भी पूरा सीजन खेल ही नहीं पाता है। और ये आगे बढ़ते बढ़ते उसका इंजरी ज्यादा हो रहा है। ठीक है, आपको ऐसे भी एक डेथ बॉलर, अगर पाथरना को आप रख भी रहे हो, फिर भी आपको एक अच्छा इंडियन डेथ बॉलर पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एक ओपनर, एक पावर हिटर, मिडिल ऑर्डर पावर हिटर और फिर एक डेथ बॉलर, ये 3 तो आपके लिए करना ही करना, इन्वेस्ट करना ही करना है। पाथरना हो ना हो, पाथरना कितना मैचेस खेलेगा आपको गारंटी नहीं है। तो आपको एक अच्छे डोमेस्टिक बॉलर को ग्रूम करना है उस पोजीशन में, तो आपको डेथ बॉलिंग पे इन्वेस्ट करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद भी अगर आप मान लेते मैं पाथरना को जाने दिया और एक डेथ बॉलर को लेके आ गया, तो शायद ज्यादा बेटर इसलिए रहेगा कि फिन एलन और मार्करम ओपनिंग करेगा। मार्करम कंसिस्टेंसी में अच्छा है और 150 के स्ट्राइकर से बैटिंग कर लेगा, बहुत अच्छा ओपनर है, कैप्टन से भी कर लेगा। फिर आपके पास कैमरन ग्रीन आ गया मिडिल पे, आपके पास नरीन आ गया एक, है ठीक है। फिर आपके पास हर्षित राणा आ जाएगा, आपके पास कार्तिक त्यागी आ जाएगा, डेथ पे अच्छा किया, एक बहुत बड़ा पॉजिटिव रहा है कार्तिक त्यागी सीजन। फिर सौरव दुबे पे वो क्वालिटी देखा है 2-3 मैच पे कि अच्छा खासा स्लोअर वन है, अच्छा खासा वाइड यॉर्कर है सौरव दुबे के पास, उसको आप ग्रूम कर सकते हो और ब्रावो के साथ रह के वो बेटर ही होगा, खराब होने के चांस नहीं है। ठीक है, तो पाथरना को आप जाने दे सकते हो और उस पैसे से आप शायद कुछ डोमेस्टिक बॉलर्स, क्वालिटी बॉलर्स पे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो मार्करम को लेके आना, उसको कैप्टन बनाना, उसको ओपनिंग बैट्समैन बनाना ज्यादा इजी टास्क होगा मेरे हिसाब से। लेकिन ओवरऑल जो है ना, वही है कि वेंकी मैसूर का ईगो हर्ट ना हो जाए। वो ये ना सोचे हमने पिछले सीजन ही 26 करोड़ 18 करोड़ खर्चा किया इन 2 प्लेयर में, जैसा जितना भी खर्च किया, कि हम ये दोनों को जाने रिलीज करने के लिए तैयार है कि नहीं, है ना। और कैमरन ग्रीन को शायद रिलीज ना करे अनटिल अनलेस हार्दिक पांड्या कंफर्म हो जाए, मिल जाए। ठीक है, और हार्दिक पांड्या का अगर आप सोच रहे हो, इसका मतलब कैमरन ग्रीन और पाथरना दोनों को छोड़ना पड़ेगा। मैंने पहले भी ये चीज कहा है, एक को छोड़ के आपको एक नहीं मिलेगा, है ना। आपको कोई और पे इन्वेस्ट तो करना ही पड़ेगा, उसके लिए आपको बजट खाली करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो कैप्टनसी के ऑप्शन हार्दिक पांड्या और मार्करम मुझे अभी के लिए लगता है। और फिर आप रिस्क ले सकते हो रघुवंशी को बना के। ठीक है, ऋषभ पंत इज नेवर ए चॉइस, आपके ऑप्शन में भी होना नहीं चाहिए। ठीक है, इससे वन ऑफ द वर्स्ट कैप्टन इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल। ठीक है, आपके ऑप्शन पे होना भी नहीं चाहिए।
तो केकेआर कितने सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद उनको ये सोचना पड़ेगा कि हम ओवरसीज डोमेस्टिक पे 4-4 क्या मैच कर पा रहे, ठीक है, वो हिसाब से केकेआर को चलना पड़ेगा। इससे बेटर आइडिया क्या कर सकता है मुझे नहीं पता, ठीक है। पॉजिटिव्स एक ही रहा सीजन, वो है कार्तिक त्यागी, उससे आगे कुछ भी पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि रघुवंशी पहले भी इसी हिसाब से क्रिकेट खेलता, अभी भी खेल रहा है, अच्छा है, टेम्पलेट बहुत अच्छा है, क्वालिटी बैट्समैन है, नो डाउट इन दैट, और एक एंकर का रोल प्ले कर सकते हैं। हमें चाहिए भी शायद एक तो चाहिए 140 के स्ट्राइकर से इनिंग्स को होल्ड कर पाए, उस पर मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्या केकेआर हर एक इशू को एड्रेस कर पाएगा, उस पर मेरा फर्स्ट सवाल है। क्या वेंकी मैसूर, कैमरन ग्रीन और पथराना को एक साथ रिलीज करके हार्दिक पांड्या को लेके आके फिर कुछ डोमेस्टिक की क्वालिटी डेथ बॉलिंग पे इन्वेस्ट कर पाएगा, वो एक सवाल है। क्योंकि जैसे मैंने कहा है, नरीन और फिनेलन एक साथ ओपनिंग नहीं कर सकता, कंसिस्टेंसी का ह्यूज क्वेश्चन मार्क आता है, ठीक है। अजिंक्य रहाणे और रघुवंशी एक साथ नहीं हो सकता टीम में, ह्यूज क्वेश्चन मार्क है। तो अब इसको एड्रेस कर दोगे मार्करम को लाके, आपको एक पावर हिटर चाहिए तो वंस अगेन इंडियन पावर हिटर चाहिए, तो वंस अगेन एक्सपीरियंस्ड इंडियन पावर हिटर चाहिए, तो फिर हार्दिक पांड्या ही चाहिए आपको, ठीक है। अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि कैमरन ग्रीन आपका एक प्लेयर हो गया, अगर मैं ऐसे भी सोचूं, अगर आपको समझाऊं, फिनेलन, मार्करम, रघुवंशी, कैमरन ग्रीन, उसके बाद एक इंडियन पावर नंबर 5 पे ले लिया, फिर रिंकू, तेजस्वी, अनुकूल, फिर भी ये जो 4 बैट्समैन है ना, इस पे एक सवाल रहेगा, इन एक्सपीरियंसी का एक सवाल रहेगा, एक अंडर प्रेशर फिनिश करने का सवाल रहेगा, क्या कर पाएगा उस पर भी एक सवाल है, ठीक है। तो ये जो डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा ना, बहुत सारे कॉल्स, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉल्स, बहुत ब्रेव कॉल्स केकेआर को लेना पड़ेगा इस सीजन में। अब अगला 6 महीना केकेआर को एक इंडियन डेथ बॉलर, चाहे पचराना को रिलीज करो ना करो, ढूंढना ही पड़ेगा, ढूंढना ही पड़ेगा। एक या दो इंडियन डेथ बॉलर, एक इंडियन न्यू बॉल बॉलर भी ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। वो आपको मिल जाएगा, मतलब 2 करोड़ के अंदर 2 क्वालिटी इंडियन डेथ बॉलर मिल जाना चाहिए अभी के लिए, ठीक है। आजकल जैसे कि आप एसआरएच को देख लो, साकिब हुसैन मिल गया, ठीक है। अब एसआरएच ने ईशान मलिंगा जो श्रीलंका के हैं, उनको भी बेस प्रेस में उठाया था, इंजरी रिप्लेसमेंट आया था शायद पहले सीजन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ऐसे बॉलर भी अगर आपको मिल रहे हैं, वो भी आप खरीद लो। पचराना का जितना बैकअप में 1-2 प्लेयर भर दोगे ना, उतना आपके लिए बेटर रहेगा, कि आप प्रिपेयर्ड रहो कि पचराना का कुछ हो जाए तो मेरे पास कुछ कोई है, ठीक है। फिर आपको एक ओपनर ढूंढना पड़ेगा, अगर आप मार्करम को लेके नहीं आ पा रहे हो ना, आपको एक ओपनर ढूंढना ही पड़ेगा फिनलैंड के साथ, वो भी इंडियन ओपनर, है ना। चीज़ है ना, गौतम गंभीर के लिए सबको ये चीज़ बोलता नहीं है, जो MS धोनी के लिए भी कहा जाता है, कि एक टीम का जो हर एक इंडिविजुअल का बेस्ट क्या है वो समझना, उसको एक डिफाइंड रोल देना और उससे बेस्ट निकलवाना, वो गंभीर को भी आता है, ठीक है। और मैं आपको लिख के सकता हूं, अगर गौतम गंभीर अभी भी केकेआर का पार्ट होता, मैनेजमेंट का हिस्सा होता, तो अनुकूल रॉय को आप मिडिल ऑर्डर पे बैटिंग करते हुए देखते हैं सीजन, मिडिल ऑर्डर पे नंबर 4 पे, या फिर शायद पावर प्ले में भी ट्राई करता है। अनुकूल रॉय के पास वो हर पोटेंशियल है कि वो एक बेहतरीन बैट्समैन बन सकता है, लेकिन केकेआर ने अंडर यूटिलाइज किया। मैंने बार बार 2-3 प्लेयर का नाम लिया, एक अनुकूल रॉय, एक शहबाज अहमद, एक मानव सुतर। चलो मानव सुतर का अभी के लिए लोग जगह नहीं बना पा रहे, जीटी की सोच ही अलग है, ठीक है, लेकिन शहबाज अहमद अंडर यूटिलाइज एज ए बैट्समैन, एज ए प्लेयर, अनुकूल रॉय अंडर यूटिलाइज एज ए बैट्समैन। अगर गौतम गंभीर होता तो अनुकूल रॉय का ये सीजन शायद एक आउटस्टैंडिंग सीजन जाता बैट से, ये मैं आपको लिख के सकता हूँ, ठीक है। तो केकेआर का मैनेजमेंट को थोड़ा सोचना चाहिए कि हम कहाँ पे बिलोंग करते हैं, क्या हम सोच रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे ब्रेव, बहुत सारे बोल्ड कोर्स लेना पड़ेगा इस टीम को आगे पहुँचाने के लिए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ मैं एड्रेस कर पा रहा हूँ, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक टॉप ऑर्डर, एक इंडियन पावर हिटर, एक्सपीरियंस पावर हिटर बेटर, और डेथ बॉलिंग में 2-3 ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा पचराना के रिप्लेसमेंट में, ठीक है, बैकअप पे, ठीक है। तो ये टीम अच्छा कर सकती है। फिर आपके पास बैकअप पे है, अगर बॉलर्स बाकी रहेंगे, जैसे कि सौरभ दुबे अगर बैकअप पे भी रहेगा, वो भी बहुत अच्छा है। आपके पास टीम शिफर्ट एज बैकअप बैट्समैन, वो भी ठीक है। रचिन रविंद्र है आपके पास, वो भी बैकअप पे सही है। रोमन पॉल बैकअप पे सही है, मैं नहीं कह रहा हूँ खराब है, बैकअप के लिए सही प्लेयर है, तो आपके टीम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कोशिश करो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि हार्दिक हो सकता है कि केकेआर में आ जाए, और उसके लिए आपको ग्रीन और पथराना दोनों को रिलीज करना पड़ेगा, फिर कोशिश करना पड़ेगा कि पथराना को बाईबैक करे, ठीक है, या फिर एडन मार्करम पर सब जाना पड़ेगा। रिंकू सिंह इज नेवर ए कैप्टन मटेरियल अभी के लिए, ठीक है। रघुवंशी को कैप्टनसी देना इस उम्र में मुझे लगता है एक बहुत गट्सी कॉल होगा, कि वो 10 टीम के साथ कंपीट कर पाएगा, उसमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और फिनेलन और नरीन, जो मैंने इंटरनेट पर देख रहा हूँ, ये दोनों को ओपनिंग करवाओ, बहुत ही खराब सोल्यूशन की तरफ आप जा रहे हो, और मनीष पांडे इज नॉट एन ऑप्शन, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए जय हिंद।